यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए एफएम के रिवीजन लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं एंड अपना क्विक रिवीजन सीरीज में आज एक बढ़िया चैप्टर है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में बहुत सारे चैप्टर आते हैं, जिसमें से एक चैप्टर है वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन। एक बिजनेस में कितना वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगा, ये निकालना हम सीखते इस चैप्टर में। दूसरा, ट्रेजरी एंड कैश मैनेजमेंट। थर्ड है रिसीवेबल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल को मैनेज करना है तो वर्किंग कैपिटल के जो इंडिविजुअल कंपोनेंट है सबको मैनेज कर दो, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। मेजर तो इन्हीं में इन्वेस्टमेंट होता है, कैश में, रिसीवेबल में, इन्वेंट्री में। तो अगला है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। बहुत कम समय में रिवीजन कराऊंगा, टेंशन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, पेबल मैनेजमेंट। ये कुछ मेजर कंपोनेंट है वर्किंग कैपिटल के, ठीक है। पहला इसमें चैप्टर है वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन, इसी से स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है जो इजी भी है एंड इम्पोर्टेंट भी है। अगर कोई चैप्टर आसान भी हो समझने के लिए और एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट भी हो तो सोने पे सुहागा। इससे बढ़िया क्या हो सकता है कि कोई चैप्टर आसान है और इम्पोर्टेंट भी है। चलो, ये वो क्लास नोट्स है जो मैंने रेगुलर बैच में अभी रिकॉर्ड करते टाइम पढ़ाया है। कवरेज में एक बारी मैं थोड़ा सा 30 सेकंड में रिकैप कर दूं। बेसिक कंसेप्ट पता होनी चाहिए। इस चैप्टर का मेन जो पार्ट है वो ये है वर्किंग कैपिटल डिसीजन, जिसमें दो चीज आता है इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल, कि वर्किंग कैपिटल में कितना लगेगा ये एस्टिमेट करे, इसी पे ये पूरी चैप्टर है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं। दूसरा, फाइनेंसिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल, थ्योरी है, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग है। अब शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग आपको चैप्टर नंबर 2 के थ्योरी में टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग में पढ़ाता हूं, उसी में कवर हो जाता है, करेक्ट। कितना वर्किंग कैपिटल में पैसा लगेगा, इसको निकालने के दो अप्रोच है, ऑपरेटिंग साइकिल मेथड या ऑपरेटिंग साइकिल अप्रोच, एंड दूसरा इंडिविजुअल कंपोनेंट मेथड, ठीक। ये तो प्रैक्टिकल पोर्शन हो गया कि इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल निकालिए, बताइए कितना वर्किंग कैपिटल में पैसा लगेगा। इस चैप्टर से कुछ थ्योरी भी आते हैं, जैसे कि टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल में बेस्ड ऑन वैल्यू, बेस्ड ऑन टाइम। दूसरा, फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल, ये थ्योरी लेक्चर में पढ़ा रखा है। यूट्यूब वाले बैच के जो बच्चे हैं उन्हें कहाँ मिलेगा, एफएम की फास्ट ट्रैक लेक्चर में थ्योरी लेक्चर ऑलरेडी कवर्ड है, वहां पे देखोगे तो ये थ्योरी पढ़ाया है, ठीक। अप्रोच ऑफ इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करने का अप्रोच क्या हो सकता है, तो एग्रेसिव, कंजर्वेटिव, मॉडरेट, ये करके आप लोगों को पढ़ाया है, ठीक है। आइए जरा, एक फॉर्म का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, लाख बार बताया होगा आपको। इसका ऑब्जेक्टिव होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, यानी कि मार्केट प्राइस इंक्रीज हो, ऐसे डिसीजन ले। ठीक। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट भी एक डिसीजन है। मैंने बताया था ये शॉर्ट टर्म डिसीजन है, क्योंकि इसका इंपैक्ट शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। मान लो गड़बड़ भी डिसीजन हो जाए वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का, ज्यादा घबराने का नहीं है, नेक्स्ट साइकिल में ठीक कर लेंगे। मान लो हमने गलत एस्टिमेट किया या फाइनेंसिंग में कुछ गड़बड़ी हो गई, पैसों की जरूरत थी, नहीं था, ठीक है, थोड़ा हाई कॉस्ट में फाइनेंस हो जाएगा, अगली बार से ये चीजें ठीक कर लेंगे। तो वर्किंग कैपिटल डिसीजन क्रूशियल तो है, पर लॉन्ग टर्म डिसीजन जितना खतरनाक नहीं है, जैसे कि फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग या डिविडेंड डिसीजन था, ठीक। एक कंपनी जो है ये अपनी फंड दो जगहों पे इन्वेस्ट करती है, एक होता है लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट, और दूसरा होता है बिजनेस चलाने के लिए जो करना पड़ता है उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट, करेक्ट। जो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करते हैं वो तो है रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, और जो वर्किंग कैपिटल में पैसा फंसता है वो है बिजनेस चलाने के लिए। एग्जांपल के रूप में मान लो मुझे बिजनेस लगाना है, ठीक, मैं मान लो फैक्ट्री लगा रहा हूं जिसमें मैं आलू से, पोटैटो से लेज बनाऊंगा,
करेक्ट। लेज तो कंपनी का नाम है, आप मान लीजिए लेज जैसा ही कोई प्रोडक्ट बनाऊंगा। जो फैक्ट्री लगा रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ बिल्डिंग में, मशीनरी में, ये तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, ठीक। लॉन्ग टर्म एसेट है। कैपिटल बजटिंग से इवेल्युएट करूंगा लगाऊं कि ना लगाऊं। लेकिन क्या फैक्ट्री लगाते ही ये चीजें हो जाएंगी, क्या कमाना शुरू कर दूंगा? नहीं। वो बिजनेस चलाने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए, प्रोडक्शन करने से लेके बेच के पैसा आने तक के लिए, बिजनेस चलाने के लिए भी कुछ पैसा चाहिए, दैट इज वर्किंग कैपिटल, ठीक। वर्किंग कैपिटल में मैंने आपको बताया था कैश इन हैंड बिजनेस को रखना पड़ता है, स्टॉक में इन्वेस्टमेंट रहती है। जरूरी नहीं हम जितना बेचते हैं उतना ही बनाते हैं, हमेशा थोड़ा ना थोड़ा इन्वेंट्री तो पड़ा ही रहता है। रॉ मटेरियल का हो सकता है, WIP का हो सकता है, फिनिश गुड्स का हो सकता है। जितनी जरूरत हो उतना ही रॉ मटेरियल थोड़ी ना खरीदते हैं, थोड़ा ना थोड़ा रॉ मटेरियल पड़ा रहता है, क्योंकि प्रोडक्शन तो कंटिन्यू रहता है थ्रू आउट द पीरियड, तो शॉर्टेज ना हो जाए इस वजह से। सिमिलरली अगर क्रेडिट में सेल करते हैं तो डेटर में इन्वेस्टमेंट रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ पैसा डेटर में फंसा रहेगा। ये सारे जो पैसे फंसे रह रहे हैं दैट इज द पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल, करेक्ट। वर्किंग कैपिटल का जो डेफिनेशन है वो दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू। एक ग्रोस कंसेप्ट कहता है टोटल करेंट जो एसेट है ना, दैट इज वर्किंग कैपिटल, एग्रीगेट ऑफ करेंट एसेट बोलते हैं, ये रहा। और नेट कंसेप्ट कहता है नहीं, एक्चुअली में मुझे यही जो है, जो नेट में मेरा वर्किंग कैपिटल में पैसा फंसा है, करेंट एसेट में तो पैसा फंसा रहता है, ब्लॉक रहता है, पर करेंट लायबिलिटी से फंड रिलीज भी होती है। कैसे? मान लो एक डेटर है, क्रेडिटर है, मान लो यहाँ पे परचेज किया मैंने, अगर कैश में परचेज करता तो आज ही पेमेंट करनी पड़ती, लेकिन क्रेडिटर ने मुझे 1 महीने का टाइम दिया, उधार में परचेज किया तो अब ये पेमेंट करूंगा 1 महीने बाद। कैश में परचेज किया होता तो आज पैसे चले जाते मेरे से। क्रेडिट में परचेज किया, क्रेडिटर है, 1 महीने बाद पेमेंट लेगा, 1 महीने के लिए फंड मेरे पास अवेलेबल है कि नहीं? यस। तो जितने भी करंट लायबिलिटी है ये फंड को रिलीज करते हैं, करंट एसेट है इसमें हमारा फंड ब्लॉक रहता है, ठीक। तो हमें नेट में यही फाइनेंसिंग करने की जरूरत है, ये नेट वर्किंग कैपिटल का कंसेप्ट है। फिर हमने देखा वर्किंग कैपिटल डिसीजन जो है ना, ये दो चीजों को इंपैक्ट करता है, लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। वर्किंग कैपिटल में अगर ज्यादा इन्वेस्ट करोगे तो लिक्विडिटी तो रहेगा, करेक्ट, लिक्विडिटी रहेगी। जब शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन मीट करना हो पैसे अपने पास रहेंगे सफिशिएंट, लेकिन इसमें रिटर्न एज सच नहीं होता। जैसे कि इन्वेंट्री में, डेटर में, कैश इन हैंड, इनमें जो पैसा फंसा है इसमें कोई हम रिटर्न थोड़ी ना कमाते हैं, तो प्रॉफिटेबिलिटी निगेटिवली इंपैक्ट होता है। सिमिलरली अगर कम इन्वेस्ट करें तो वर्किंग कैपिटल में जो पैसा कम लगा है वो बाहर इन्वेस्ट करके पैसा कमा सकते हैं रिटर्न, पर प्रॉब्लम ये है इसमें प्रॉफिटेबिलिटी तो बढ़ जाएगी लेकिन लिक्विडिटी पोजीशन थोड़ा गड़बड़ रहता है ठीक, लिक्विडिटी पोजीशन थोड़ा गड़बड़ रहता है। ऐसा कई बार हो सकता है कि पेमेंट करना हो ऑब्लिगेशन का और आपके पास पैसा ना हो, तो ये जरा खतरनाक सिचुएशन है। क्यों? अगर सफिशियंट लिक्विडिटी नहीं है और आप टाइम पे पेमेंट नहीं कर पाते तो इससे हमारी क्रेडिट वर्दीनेस खराब होता है। वैसा इंसान जो समय पे पैसे ना दे उसके साथ कोई बिजनेस नहीं करना चाहता, ठीक। तो हमेशा वर्किंग कैपिटल डिसीजन प्रॉफिटेबिलिटी को ज्यादा ध्यान नहीं देके लिक्विडिटी को ध्यान में रखेंगे। वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट पैसा कमाने के लिए नहीं करते ठीक, ये तो सेकेंडरी मोटिव है। प्राइमरी मोटिव है टू मेंटेन एडिक्वेट लिक्विडिटी इन द फर्म। ये सारी चीजें आपने पढ़ी होगी, करेक्ट। इसके लिए हम क्या करेंगे, तो हमने बताया था आपको ट्रेड ऑफ करेंगे, ना ही वर्किंग कैपिटल में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो और ना ही एकदम कम हो, ठीक ठीक इन्वेस्टमेंट रखेंगे कि लिक्विडिटी भी मेंटेन रहे, ठीक एंड हम ठीक रिटर्न भी कमा पाए। यानी कि वो जो पैसा जो ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके फंस रहा था वो कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक, आप इन्वेस्ट करो वर्किंग कैपिटल में, कम भी नहीं पर बहुत ज्यादा भी नहीं। फिर आते हैं टॉपिक पे, एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। पहला था ऑपरेटिंग साइकिल अप्रोच, देखना ध्यान से मान लीजिए मैंने समझाया था ये रॉ मटेरियल मैंने परचेज किया, कुछ दिन ये हमारे स्टोर में रहता होगा, फिर प्रोडक्शन में जाता होगा। प्रोडक्शन में जाते ही तो नहीं बन जाता, मान लो 2 दिन लगता है बनने में,
रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होने में। तो वो जो स्टेज, जिस स्टेज में WIP में है ड्यूरिंग प्रोडक्शन, वो WIP होल्डिंग पीरियड है। होल्डिंग पीरियड का मतलब क्या, कितने दिन के लिए वो इन्वेंट्री अपने पास रहता है। जितने दिन के लिए स्टोर में था रॉ मटेरियल, होल्डिंग पीरियड था, रॉ मटेरियल को होल्ड करके उतना दिन रखते हैं। जितना दिन WIP में फंसा है WIP होल्डिंग पीरियड है। ठीक, बन गया फिनिश गुड्स, क्या बनते बिक जाता है? कई बार नहीं, पड़ा रहता है। ठीक, कुछ दिन लगते हैं उसको बिकने में। जितना ये समय लगा उतने दिन के लिए तो फिनिश गुड्स अपने पास था, दैट इज फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड। फिर सेल होते ही, कैश सेल है तब तो पैसे आ जाएंगे, क्रेडिट सेल है तो कलेक्शन के टाइम में पैसे आते हैं, तो यहाँ पे पैसे आएंगे। यानी कि परचेज करते पे तो आउटफ्लो हो गया, पैसा आने में कलेक्शन तक का टाइम, ये टाइम दौरान, ये इतना दिन हमारा फंड ब्लॉक है। ठीक, अब इस दौरान हमें फंड तो चाहिए। फंड क्यों चाहिए सर? पहली बार पैसा था, सोच के देखना, मैं खरीद के लाया, प्रोडक्शन में डाल दिया वो इन्वेंट्री, क्या अगली बार खरीदने के लिए पैसे नहीं चाहिए? चाहिए, पर मेरा तो बन के बिक के पैसा आने में समय लगेगा, तो फंड तो मुझे चाहिए होगा। तो इसलिए वर्किंग कैपिटल में कितना इन्वेस्टमेंट लग रही है ये जानना जरूरी है, क्योंकि हमें फाइनेंसिंग भी करनी हो, पैसे की अरेंजमेंट भी करना है। फिर हमने देखा कितने दिनों के लिए पैसा फंसा रहता है, रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड प्लस WIP फिनिश गुड डेटर कलेक्शन माइनस क्रेडिटर पेमेंट पीरियड। ये क्यों घटाया? क्योंकि सर इतने दिनों के लिए अगर फंड फंसा है, मान लो मैंने पेमेंट करके लाया ही नहीं था, कुछ दिन के लिए उधार लेके आया था, तो उतने दिन के लिए तो मुझे पैसे की जरूरत भी नहीं है ना। मैंने अभी ऊपर एक्सप्लेन किया आपको कि करंट लायबिलिटी में अगर करंट लायबिलिटी है तो उससे फंड रिलीज होता है, तो ये हमने घटाया। ये हमारे लिए ऑपरेटिंग साइकिल, ठीक, नेट ऑपरेटिंग साइकिल बोलते हैं। ठीक है, वर्किंग कैपिटल इतने ही दिनों के लिए चाहिए, फंड इतने दिनों के लिए फंसा है। देखेंगे टोटल कैश एक्सपेंस कितना है, डिवाइड बाय 365, तो पर डे का आ गया। हमें जितने दिनों के लिए चाहिए उससे इनटू कर देंगे, तो इतना तो अपने को वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा चाहिए। कई बार सिर्फ बनाने के लिए पैसे नहीं चाहिए, बिजनेस ऑपरेट करने के लिए कुछ मिनिमम अपने हाथ में भी रखना चाहते हैं, मिनिमम कैश बैलेंस, तो अलग से जोड़ दोगे। ठीक, आइए जरा, कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्यों लिया, नॉन कैश एक्सपेंस क्यों नहीं? इसमें नॉन कैश एक्सपेंस हमने क्यों एक्सक्लूड किया? क्योंकि सर नॉन कैश एक्सपेंस को फाइनेंस करने की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे डेप्सन है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस तो है नहीं, पैसे तो पे करने नहीं, इसलिए हम उसको कंसिडर नहीं करते। ठीक। दूसरा, होल्डिंग पीरियड निकालने का बड़ा सिंपल तरीका है, मैं एक बार वापस से लॉजिक समझा देता हूं आपको। मान लीजिए एक साल में रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड होता है 10 लाख का, 1 ईयर में, करेक्ट। मेरे पास 10,000 का मटेरियल है, मैं बोलूँ ये कितने दिन में कंज्यूम्ड हो जाएगा, कितना दिन पड़ा रहेगा मेरे पास, यानी कि इसको कंज्यूम्ड होने में कितना दिन लगेगा? बड़ा सिंपल है। सर 10 लाख का मटेरियल कंज्यूम्ड होता है 365 डेज में, करेक्ट। 1 लाख का मटेरियल 365 डेज डिवाइड बाई 10 लाख, सॉरी 1 रुपीज का मटेरियल ये रहा, 10,000 का मटेरियल कंज्यूम्ड होने में 365 डिवाइड बाई 10 लाख इंटू 10,000। इससे ये फॉर्मूला कैसे बना, 10,000 लिख सकता हूँ डिवाइड बाई 10 लाख इंटू 365, यानी कि 10,000 का मटेरियल कंज्यूम्ड होने में इतना दिन लगेगा। मटेरियल कंज्यूम्ड होने में दिन लगेगा, इसी को तो होल्डिंग पीरियड बोलते हैं। अब मैंने रॉ मटेरियल का एग्जांपल लिया था, तो ये रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड का फॉर्मूला है। ठीक। एवरेज इन्वेंट्री डिवाइड बाय रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इनटू 365, इसी को यहाँ नीचे ले आ दोगे तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड पर डे बोला जाता है। ये सारी चीजें आपने रेगुलर बैच में पढ़ी होगी। ठीक। सिमिलरली मैंने लॉजिक एक्सप्लेन किया कि WIP कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे, फिनिश गुड्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे क्यों निकलता है। ठीक है, डेटर क्रेडिट सेल पे एंड क्रेडिटर क्रेडिट परचेज पे आपको निकालना है एज इट इज। फिर मैंने समझाया था आपको एवरेज क्यों लेते हैं। एक पीरियड में हम एस्टिमेट कर रहे हैं, ठीक। ध्यान से देखना, इस पीरियड में जो भी होल्डिंग पीरियड है, इन्वेंट्री तो चेंज होता रहता है, इंक्रीज डिक्रीज, एग्जैक्ट सेम अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री मेंटेन हो जरूरी तो नहीं, तो हमें एवरेज इन्वेंट्री लेना चाहिए।
मजे की बात क्या है, जो एवरेज इन्वेंट्री है ऑन एन एवरेज उतना ही इन्वेंट्री मेंटेन रहेगा। क्यों सर? ओपनिंग क्लोजिंग हमें पता रहता है, और जनरली जो कंपनी है वो थ्रू आउट द पीरियड कितना इन्वेंट्री कंज्यूम्ड हो रहा है ये भी उन्हें पता रहता है। तो एवरेज इन्वेंट्री निकाल सकते हैं, एवरेज इन्वेंट्री का कंसेप्ट लगा सकते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट इन्वेंट्री हर एक डेट में अलग अलग होता है, तो हम कैसे निकालेंगे? हम तो एस्टिमेट कर रहे हैं एवरेज को लेके। ठीक है तो इससे आई होप आप लोगों को अब ये समझ में आ गया होगा। एक रॉ मटेरियल का लॉजिक समझा दिया। सिमिलरली आप WIP के लिए, फिनिश गुड्स के लिए लॉजिक लगा के सेमी लॉजिक पे आप कर सकते हैं। ठीक, चलो फिर आते हैं, ये खत्म हुआ इंडिविजुअल कंपोनेंट अप्रोच पे। एक कॉस्ट शीट मैंने पढ़ाया था आपको, ध्यान से देखना। कॉस्ट शीट का जो फॉर्मेट है आपने ऑलरेडी कॉस्टिंग में पढ़ रखा है, मेरे लिए कुछ भी नया नहीं है ये बताना। ठीक, एज इट इज। अब देखो जरा फटाफट से बताओ तो। और होल्डिंग पीरियड पता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे फिनिश गुड्स का होल्डिंग पीरियड, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे WIP का, एंड रॉ मटेरियल कंज्यूम पे रॉ मटेरियल का होल्डिंग पीरियड हमने निकाला है। ये चीज मैंने आपको समझाई थी। ठीक, चलो। अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो मैंने बोला था टोटल परचेज को क्रेडिट परचेज और टोटल सेल को क्रेडिट सेल आप एज्यूम करना। ये तरीका था ऑपरेटिंग साइकिल अप्रोच से, जहां पे कितने दिनों के लिए हमें फंड ब्लॉक है निकाल लेते हैं, उतने दिनों में कितना खर्चा चाहिए ये निकाल लेते हैं कि ये भाई हमारा वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन, इतना पैसा अरेंज करना है ताकि ऑनर्स अपना पैसा लगा दे, बैंक से शॉर्ट टर्म लोन लेके आए। ठीक, शॉर्ट टर्म लोन क्यों? उतने दिनों के लिए ही चाहिए, तब तक तो मेरा फंसा हुआ पैसा भी आ जाएगा ना, इसलिए। चलो फिर आते हैं इंडिविजुअल कंपोनेंट अप्रोच। याद है इसमें मैंने समझाया था कि वर्किंग कैपिटल क्या होता है? करेंट एसेट लेस करेंट लायबिलिटी। करेंट एसेट में क्या होता है? रॉ मटेरियल का इन्वेंट्री, WIP में कुछ फंसा है वो इन्वेंट्री, फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री, बताओ डेटर, और बताओ कैश एंड बैंक कुछ मेंटेन रखते हैं, और बताओ प्रीपेड खर्चा कर दिया। यही है ना करेंट एसेट के कुछ एग्जांपल। करेंट लायबिलिटी बताओ, क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ठीक, यही है। लोन वगैरह शॉर्ट टर्म लोन नहीं लेते। क्यों नहीं लेते सर? शॉर्ट टर्म लोन वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग है, हमें तो वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट कितना होना है ये पता कर रहे हैं। चलो इंडिविजुअल ये सारे आइटम को इवेल्युएट कर ले, निकाल ले और जोड़ दे टोटल करेंट एसेट, लेस कर दे करेंट लायबिलिटी, तो नहीं आ जाएगा वर्किंग कैपिटल। इसमें क्या है, इंडिविजुअल कंपोनेंट अप्रोच में एक एक कंपोनेंट को हम इवेल्युएट करते हैं कि किस कंपोनेंट में कितना पैसा फंसा रहेगा। ठीक। चलो कई बार जो वर्किंग कैपिटल आता है उसमें कुछ मार्जिन जोड़ते हैं। मार्जिन क्यों जोड़ते हैं भाई साहब? हम तो एस्टिमेट कर रहे हैं, और हमारा बोला हुआ कोई लकीर तो है नहीं कि एग्जैक्ट जितना एस्टिमेट करूंगा उतना ही होगा। जब हम रियल में बिजनेस को ऑपरेट करते हैं तो एस्टिमेशन से थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती है, इसलिए सेफ्टी मार्जिन रखते हैं थोड़ा बहुत। मान लो 1 लाख का है वर्किंग कैपिटल, 5,000 सेफ्टी मार्जिन रखा, तो 1,05,000 की जुगाड़ करूंगा पैसों का, कहने का मतलब ये है। ठीक, अब खुद ही बताओ किसी जरूरत पे, मान लो कोई फंक्शन है, वहां पे हमने एस्टिमेट किया 10 लाख का खर्चा होगा। ठीक, तो 10 लाख की अरेंजमेंट करते हैं कि थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा रखते हैं ना एक्स्ट्रा, वही वाली बात है। चलो अब एक चीज और पहले ही आपको समझा दूं। एक होता है जो कंपनी ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है, और एक होता है न्यूली फॉर्म्ड कंपनी। जो कंपनी ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है, एक किसी भी साल के दौरान उसकी क्लोजिंग बैलेंसेज भी होते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है पिछले साल भी वो ऑपरेट किया होगा तो ओपनिंग बैलेंसेज भी होते हैं कि नहीं? जो कंपनी ऑलरेडी पीछे चले आ रहा है, इस साल की क्लोजिंग बैलेंस है, तो ऑब्वियस सी बात है उसका कुछ ओपनिंग बैलेंस भी होगा। पर जो कंपनी पहली बार इस साल ऑपरेट हुआ है, उसकी क्लोजिंग बैलेंस तो होगा साल खत्म होने के बाद कि कितना स्टॉक है, कितने का डेटर है, कुछ है, लेकिन उसकी ओपनिंग बैलेंसेस नहीं होता। क्यों? पिछले साल वो कंपनी थी ही नहीं। करेक्ट। मजे की बात है, ध्यान से सुनना आप।
करेंट एसेट में रॉ मटेरियल निकाल रहे हैं। देखो होल्डिंग पीरियड जब यूज करते हैं तो जस्ट एक खुद ही बताओ आप, हमने क्या पढ़ा होल्डिंग पीरियड का फॉर्मूला, रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड एवरेज इन्वेंट्री डिवाइड बाय रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इनटू 365। मुझे एवरेज इन्वेंट्री निकालना है अब इसमें, ठीक, तो कैसे निकालूंगा बताओ जरा। अब एवरेज इन्वेंट्री निकालना हो तो देखो रॉ मटेरियल कंज्यूम डिवाइड बाय 365 इनटू रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड, बस इसी से आया है, ये रहा। होल्डिंग पीरियड डेज में हो तो 365, मंथ में हो तो 12 मंथ से डिवाइड करेंगे, वीक में हो तो 52 वीक, एक साल में 52 वीक होता है। WIP हमें पता है कि WIP सेमी फिनिश गुड्स है, ठीक, 100% कंप्लीट नहीं है, उसमें भी हो सकता है रॉ मटेरियल का कंप्लीशन स्टेज अलग हो, फिनिश गुड और उसमें लेबर ओवरहेड का अलग हो, यानी कि उसमें रॉ मटेरियल कितना लगा है, लेबर ओवरहेड कितना लगा है, सेपरेटली इवेलुएट करते हैं। रॉ मटेरियल कंज्यूम डिवाइड बाय 365 तो पर डे का आ गया, इनटू WIP होल्डिंग पीरियड, ये ध्यान रखेंगे, यही गड़बड़ी हो जाती है, बच्चे रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड कर देते हैं। तो ये तो आया, उसमें रॉ मटेरियल कितना लगा है, क्या पूरा रॉ मटेरियल इतना जो लगना है, पूरा रॉ मटेरियल एक ही बार में लग चुका है। कई बार होता है ना कि 50% रॉ मटेरियल ही लगा है, 80% ही लगा है, तो परसेंटेज कंप्लीशन से आप इनटू करोगे, ठीक। सिमिलरली लेबर ओवरहेड का अगर कहता है कि एट द बिगिनिंग ऑफ प्रोसेस भी इन्वेंट्री पूरा रॉ मटेरियल डल जाता है तो परसेंटेज कंप्लीशन 100, बोलता है थ्रू आउट द ईयर इवेनली डलता है तो आपको परसेंटेज कंप्लीशन देगा, नहीं तो आप मानोगे 50%, ठीक। चलो अगर परसेंटेज कंप्लीशन ना भी दे तो हम यही मानते हैं कि मटेरियल के लिए क्या है 100 एंड लेबर ओवरहेड के लिए 50%। सिमिलरली फिनिश गुड्स अगर होल्डिंग पीरियड से निकाल रहे हैं तो सिंपल सी बात है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से आएगा, आपको पता ही है होल्डिंग पीरियड वाली फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे बना है। फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्यों लिखा हूं 2 मिनट में समझाता हूं। डेटर कॉस्ट ऑफ सेल पे, और ये हो गया करंट एसेट करंट लायबिलिटी। सिमिलरली क्रेडिटर क्रेडिट परचेज पे निकालोगे, ध्यान रखोगे अगर परचेज है और उसका 80% क्रेडिट पे है तो टोटल परचेज इनटू परसेंटेज ऑन क्रेडिट करोगे तो क्रेडिट परचेज आ जाएगा, कहने का मतलब ये है। अब ध्यान से सुनना जरा, अगर कोई कंपनी है जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है जैसे अभी मैंने आपको समझाया था, तो इसकी क्लोजिंग बैलेंस तो आपको पता है, आप एस्टिमेट कर ही रहे, ओपनिंग बैलेंस नहीं पता, तो हम क्या एज्यूम करते हैं, ओपनिंग बैलेंस इज इक्वल टू क्लोजिंग बैलेंस, यानी कि रॉ मटेरियल का क्लोजिंग तो हम निकाले अभी, ओपनिंग पता नहीं तो क्या मानेंगे, ओपनिंग क्लोजिंग के बराबर है। WIP ओपनिंग क्लोजिंग के बराबर है फिनिश गुड्स ओपनिंग क्लोजिंग के बराबर है। अब जब रॉ मटेरियल परचेज निकालते हैं तो पता है आपको रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक लेस ओपनिंग स्टॉक, ऐसे आएगा रॉ मटेरियल परचेज। ओपनिंग क्लोजिंग अगर सेम है तो कंज्यूम्ड इज इक्वल टू परचेज, तो क्रेडिटर जो निकालते हैं परचेज पे वो कंज्यूम्ड के बराबर होगा। लेकिन वही अगर न्यूली फॉर्म्ड कंपनी है तो उसका कंज्यूम्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक तो आपको पता है, आपने निकाला है, ओपनिंग स्टॉक ये नील आएगा, तो इसमें आपको रॉ मटेरियल परचेज निकालनी पड़ेगी, नंबर 1 इंपॉर्टेंट बात। इस हिसाब से सर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ओपनिंग फिनिश गुड जोड़ते हैं, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स घटाते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आती है, करेक्ट ये अगर दोनों सेम हुआ तो ऑब्वियस सी बात है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सेम ही रहेंगे, क्योंकि ओपनिंग और क्लोजिंग फिनिश गुड सेम है, इसलिए मैंने लिखा है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सेम रहेगा। वैसे होल्डिंग पीरियड का फॉर्मूला बना किस पे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे, याद रहेगा क्या। चलो कॉस्ट में ओवरहेड में एक खर्चा आता है जिसको क्या बोलते हैं, डिप्रिसिएशन एक होता है कैश कॉस्ट बेसिस पे, यानी कि वही खर्चा जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस है उसको लेना है, यानी कि ओवरहेड में डेप्शन मत लेना। एक होता है टोटल कॉस्ट बेसिस पे, डेप्शन को भी लेना, ठीक, कुछ भी ना बोले कैश कॉस्ट बेसिस पे निकालना है। ऑब्वियस सी बात है सर डेप्रिसिएशन जो है ये हमें फाइनेंस नहीं करना पड़ता, इसके लिए पैसे जुटाने की जरूरत नहीं, वो तो एसेट खरीदा तभी पैसे लग चुके हैं, डेप्शन नॉन कैश एक्सपेंस है, ठीक, तो ऐसे निकालना आपको कहाँ कहाँ इससे फर्क पड़ेगा, WIP में ओवरहेड का खर्चा जुड़ा होता है, फिनिश गुड्स में डेटर में, तीनों को वैल्यूएशन करते टाइम ध्यान रखेंगे डिप्रिसिएशन को खर्चे में नहीं लेंगे, ठीक, ये मैंने आपको समझा दिया
फिर हाँ, जो डेटर है वो क्रेडिट सेल पे भी निकाल सकते हैं, कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल पे भी निकाल सकते हैं। फर्क क्या है, इसमें सिर्फ कॉस्ट जुड़ा है, इसमें प्रॉफिट का एलिमेंट भी जुड़ा है। प्रॉफिट पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मान के इस पे भी निकाल सकते हैं, लेकिन कुछ भी ना बोले तो हम कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल पे निकालते, ये चीज आप लोग को समझाया था। ठीक, उसके बाद हाँ, ये भी बात बताई थी एग्जिस्टिंग कंपनी और न्यू कंपनी के लिए, तो ये बात आपको ध्यान रखोगे, नए कंपनी के लिए इनकी इन्वेंट्री नील होती है। वैल्यूएशन ऑफ फिनिश गुड्स, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिनिश गुड्स की वैल्यूएशन दो तरीके से करवा सकता है, होल्डिंग पीरियड दिया हो तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे होल्डिंग पीरियड लगा के जैसे निकालते हैं ऊपर पड़ा है वैसे, या फिर कई बार फिनिश गुड्स यूनिट में देता है तो हमें कॉस्ट शीट बनाना पड़ता है। और आपको पता है कॉस्ट शीट में फिनिश गुड्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है, उसमें ओपनिंग फिनिश गुड्स जोड़ते हैं, क्लोजिंग फिनिश गुड्स का आइटम घटाते हैं, तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता है। ठीक, यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालना है, इस पे वैल्यूएशन करनी है। ठीक है, करने के दो तरीके, फीफो, एवरेज। हमें कैसे पता चलेगा, हमें बच्चे एजम्पशन लेना पड़ेगा, एवरेज या फीफो दोनों में से कोई भी मेथड कर रहे हो एज्यूम कर लो। कॉस्ट शीट में हमेशा फीफो मेथड से हम करते हैं, यहाँ पे एवरेज मेथड से भी करा हुआ क्वेश्चन आपको दिख जाएगा, तो एवरेज मेथड से भी निकाल सकते हैं। चलो फिर आओ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, अगर कुछ भी ना बोले एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड के बारे में, पर यूनिट अगर देता है ना एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जोड़ेंगे, मानेंगे रिलेटेड टू प्रोडक्शन है। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड टोटल अमाउंट में दिया है तो जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड मानते हैं। ठीक, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड मानते हैं, याद रहेगा। फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में नहीं आएगा, कॉस्ट ऑफ सेल निकालते टाइम आएगा। ये बात इंपॉर्टेंट थी, मैंने नोट कराई थी। लॉजिक वगैरह यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, रेगुलर बैच में जो बच्चा पढ़ा होगा एक एक चीज डिटेल लॉजिक के साथ आप लोग को पढ़ाता है। डबल शिफ्ट में दो केस है। ठीक, एक तो हम मानते हैं कि डबल प्रोडक्शन हो रही है ड्यू टू पॉलिसी चेंज, यानी कि अब आगे भविष्य में हमेशा डबल शिफ्ट में ही काम होगा। एक हम मानते हैं एक्सेस डिमांड आने की वजह से सिर्फ नेक्स्ट पीरियड में हम डबल शिफ्ट में काम करने वाले हैं, जिसको शॉर्ट टर्म अप्रोच भी पढ़ाया था। ठीक, अगर डबल शिफ्ट एज अ पॉलिसी चेंज है तो मैंने आपको दो तीन चीजें बताई थी जो आपको ध्यान रखना है। प्रोडक्शन एंड सेल तो डबल हो जाएगा ड्यू टू डबल शिफ्ट, फिक्स कॉस्ट सेम ही रहता है, एक ही फैक्ट्री में डबल शिफ्ट कर रहे हो तो फैक्ट्री का रेंट तो सेम रहेगा ना, कहने का मतलब ये है। ड्यू टू डबल शिफ्ट इन्वेस्टमेंट इन करेंट एसेट विल बी डबल एक्सेप्ट डब्ल्यूआईपी, यानी कि फिनिश गुड्स, रॉ मटेरियल, डेटर ये डबल हो जाते हैं डबल शिफ्ट में। प्राइस में चेंजेस है तो वो तो हमें करना पड़ता है, क्वांटिटी इंपैक्ट बोल रहा हूँ, लेकिन डब्ल्यूआईपी में डबल नहीं होगा। क्यों, मैंने आपको पढ़ाया था, पहले शिफ्ट में जो डब्ल्यूआईपी बच गई है दूसरे शिफ्ट के स्टार्टिंग में वो बन गया रहेगा, तो इसलिए डब्ल्यूआईपी में जितना डब्ल्यूआईपी सिंगल शिफ्ट में था उतना ही लगा रहता है, ऐसा नहीं कि डबल शिफ्ट है तो डब्ल्यूआईपी डबल कर दोगे। ठीक है, और ये भी मैंने आपको समझा रखा है, चलो कोई नहीं, इतना काफी है। ठीक, दूसरा था कि डबल शिफ्ट अगर आपने शॉर्ट टर्म अप्रोच से सिर्फ नेक्स्ट पीरियड में मान लो एक्सेस डिमांड की वजह से डबल शिफ्ट कर रहे हैं तो क्या होता है, आपने पढ़ा ही होगा ये चीजें। ठीक, होप करता हूं कि आप लोग को एक बार रिकैप हो गया चीजें। इसमें ना तो क्वेश्चन में करा रहा हूँ ना डिटेल में लॉजिक एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि लॉजिक अगर एक्सप्लेन करने बैठे तो बहुत टाइम लग जाएगा। चलो मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल ये एक क्विक रिवीजन है, आप लोग को याद दिला देता है कि कैसे था, क्या क्या था, क्या कंसेप्ट को ध्यान रखना है। ठीक है, और कुछ है डाउट तो कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में।